स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय एल क्लासेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ 12th क्लास NCERT बुक का चैप्टर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि क्या है शॉक थेरेपी, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी की विशेषताएं और लास्ट में हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम। ये जो वीडियो है 3rd पार्ट, वैसे तो चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन शॉक थेरेपी जो है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझना है, ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चंस को कर सको। रूस मध्य एशिया के गणराज्य तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की तरफ संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल को अपनाया गया, जो रूस था। और मध्य एशिया के देश, जो मैंने आपको 2nd पार्ट में लास्ट में मैप दिखाया था, तो ये है वो देश। तथा पूर्वी यूरोप, जो यूरोप का पूर्वी हिस्सा है, मान लीजिए ये यूरोप है तो इसका ये वाला जो हिस्सा है पूर्वी यूरोप। तो पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की तरफ संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल को अपनाया गया। अब ये जितने भी देश थे, रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन्होंने पूंजीवाद की तरफ संक्रमण यानी कि उसकी तरफ बढ़ने के लिए एक विशेष मॉडल को अपनाया। और ये मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था और इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। और शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शॉक थेरेपी क्या है, तो आपको बताना है कि रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की तरफ बढ़ने के लिए एक खास मॉडल को अपनाया गया, जो कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित था। इसे ही शॉक थेरेपी कहा जाता है, यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी की विशेषताएं। मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व। जब शॉक थेरेपी को अपनाया गया था तो वहाँ पर जो मिल्कियत थी वो पहले तो राज्य के हाथों में थी, लेकिन यहाँ पर मिल्कियत का प्रमुख रूप निजी स्वामित्व हो गया, यानी कि अब सबका अपनी अपनी चीज़ों पर अधिकार होने लगा। पहले सभी चीज़ों पर राज्य का अधिकार होता था, लेकिन अब यहाँ पर निजी स्वामित्व हो गया, यानी कि चीज़ें जो थी वो लोगों में दे दी गई और उस पर उन्हीं लोगों का अधिकार होने लगा जिनके पास जो चीज़ें थीं। राज्य की संपदा का निजीकरण, जो राज्य की संपदाएं थी उसका निजीकरण किया गया, उन्हें निजी हाथों में दे दिया गया। सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म, जो खेती पहले सामूहिक रूप से की जाती थी, अब वो निजी हाथों में सौंप दी गई। पहले एक खेत होता था तो उस पर सभी मिलकर खेती करते थे और जो भी उपज होती थी वो सभी में बांट लिया जाता था। लेकिन अब क्या किया गया, भूमि को बांट दिया गया। ये एक व्यक्ति भूमि है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ये 5वें की, 6ठे की। तो इस प्रकार से भूमि का विभाजन कर दिया गया और इस भूमि से जितना मुनाफा हो रहा है वो उसी व्यक्ति को मिलेगा और इस भूमि पे जितना लाभ हो रहा है ये उस व्यक्ति को ही मिलेगा। तो इस प्रकार से भूमि का निजीकरण कर दिया गया। जो सामूहिक खेती थी उसको समाप्त करके पहले एक ही भूमि पर सब मिलकर खेती करते थे और जो भी उपज होती थी आपस में बांट के लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर जो जितना करेगा उतना ही उसी का होगा। मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया। मुक्त व्यापार, पहले ये लोग क्या करते थे कि अपने ही देशों से व्यापार करते थे, लेकिन अब इन्होंने मुक्त व्यापार को अपना लिया, दूसरे देशों से भी व्यापार करने लग गए। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, और जब ये लोग दूसरे देशों से व्यापार करने लग गए तो अब मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता भी होने लगी, आपस में मुद्राओं का भी लेन देन होने लगा। सोवियत खेमे के देशों के मध्य मौजूद व्यापारिक गठबंधन को खत्म कर दिया गया। पहले जो सोवियत खेमे के देश थे, जो सोवियत संघ में शामिल थे, उन देशों के बीच जो व्यापारिक गठबंधन था उसको ख़त्म कर दिया गया और
खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिम देशों से जोड़ा गया। जितने भी देश खेमे में शामिल थे 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। तो ये लोग पहले आपस में ही व्यापार किया करते थे, दूसरे देशों से व्यापार नहीं करते थे जो पश्चिम के देश थे। लेकिन अब क्या हुआ, इन्होंने अपने एक दूसरे से, जो खेमे के देश थे, उन्होंने एक दूसरे से व्यापार करने की जगह सीधे पश्चिम देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया। अब हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी के परिणाम। ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ये सभी शॉक थेरेपी के परिणाम हैं। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। रूस में जो भी राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था उसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो राज्य के अंदर था उसका निजीकरण कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो राज्य नियंत्रित जितना भी औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा जाता है। और जो 90% उद्योग थे उनको निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया जाता है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमतों को कम से कम करके आंका गया और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। अब क्या हुआ था, यहाँ पर जो 90% उद्योग थे जो कि खराब हो चुके थे उनको निजी हाथों में बेच दिया गया, कंपनियों को बेच दिया गया। और जिस दाम पर बेचा गया था वो बहुत ही कम दाम था, बहुत ही सस्ते रेट पर बेचा गया था, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई। जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसका जो मूल्य था पहले डॉलर के मुकाबले होता था, लेकिन अब क्या हुआ, जब यहाँ पर शॉक थेरेपी को अपनाया गया जिसके कारण जो रूस की मुद्रा रूबल थी उसके मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आ जाती है, कमी आ जाती है। सामूहिक खेती की प्रणाली खत्म हो चुकी थी। इसके अतिरिक्त लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा उपलब्ध नहीं रही। पहले क्या होता था कि खेत होता था, उस पर बहुत सारे लोग मिलकर सामूहिक रूप से खेती करते थे और जितना भी उपज होता था वो सब आपस में मिलकर लेते थे। लेकिन जब इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, ये जो प्रणाली थी सामूहिक खेती, जब इसको समाप्त कर दिया गया और ये जो खेत है इनको निजी हाथों में दे दिया गया, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की ओर लग गए कि कौन कितना ज़्यादा उपज करके कितना मुनाफा कमा सकता है। तो ऐसे में जो खाद्यान्न की सुरक्षा थी वो ख़त्म हो गई और जिसके कारण रूस ने खाद्यान्न का आयात करना आरंभ कर दिया। जब रूस में खाद्यान्न की समस्या आने लगी, यानी कि यहाँ पर जो खाद्यान्न लिखा है इसका मतलब है खाद्य पदार्थ, तो रूस में जब खाद्य चीज़ों की कमी पड़ने लग गई तो उसने चीज़ों को आयात करना शुरू कर दिया। आयात का मतलब होता है मंगाना और निर्यात का मतलब होता है भेजना। तो रूस ने खाद्य सामग्रियों को मंगवाना शुरू कर दिया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 के मुकाबले में कहीं नीचे था और जो रूस का सकल घरेलू उत्पाद था यानी कि जीडीपी 1999 में 1989 के मुकाबले कहीं नीचे था। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों की समाप्ति की वजह से अधिकांश लोग गरीबी में फंस गए। मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर पहुंच गए। वहाँ पर जो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी, पहले क्या होता था, सरकार सभी लोगों को जो भी आवश्यक चीज़ें होती थी वो रियायती दर पर उपलब्ध करवाती थी, यानी कि कम दर पे, ताकि हर व्यक्ति उस चीज़ का लाभ उठा सके। जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, बच्चों का देखभाल हो गया, लोक कल्याण की चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें सरकार रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। लेकिन जब यहाँ पर साम्यवाद को ख़त्म करके पूंजीवाद को अपनाया गया तो ये जो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी ये ख़त्म हो गई, जिसके कारण सरकारी रियायतों की भी समाप्ति हो गई। जो सरकार रियायतें देती है वो भी समाप्त हो गया और ज़्यादातर लोग इसके कारण गरीबी में फंस गए। और मध्यम वर्ग जो मध्यम वर्ग थे, ना ज़्यादा अमीर थे ना ज़्यादा गरीब थे, वह वर्ग हाशिए पर पहुंच गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गरीब हो गए।
कई देशों में एक माफिया वर्ग का उदय हुआ। निजीकरण के कारण नए विषमताओं का जन्म हुआ। निजीकरण को जब अपनाया गया तो इसके कारण नए नए विषमताओं का जन्म हुआ। विषमताएं होती हैं यानी कि डिफरेंस, विषमताओं हम बोलते हैं डिफरेंस, थोड़ा अंतर। तो जब निजीकरण को अपनाया गया तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। उनके बीच तीखा विभाजन हो गया। जो अमीर थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। तो ये इन विषमताओं का जन्म हुआ। पूर्व सोवियत संघ में सम्मिलित रहे गणराज्यों तथा विशेषकर रूस में अमीर एवं गरीबों के मध्य तीखा विभाजन हो गया। जो सोवियत संघ में शामिल थे गणराज्य जितने भी, उसमें से रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। यानी कि जैसा कि मैंने अभी बताया कि अमीर जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए और जो गरीब थे बहुत ज़्यादा गरीब हो गए। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत आर्थिक असमानता व्याप्त हो गई। आर्थिक परिवर्तन को बड़ी प्राथमिकता दी गई तथा उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया। जो वहाँ पर आर्थिक परिवर्तन था यानी आर्थिक विकास, उसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई यानी कि महत्व दिया गया तथा उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया। पूरी तरह से उसके ऊपर ध्यान दिया गया आर्थिक परिवर्तन को, ताकि तेज रूप से आर्थिक विकास किया जा सके। परंतु इसके कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान जल्दबाजी में तैयार किए गए और जिसके कारण क्या होता है, जब आर्थिक परिवर्तन को प्राथमिकता दे दी गई, इसके कारण जो लोकतंत्र था उसको प्राथमिकता नहीं दी गई और इसके कारण सभी देशों के संविधान जल्दबाजी में तैयार किए गए। तो जिसके कारण क्या हुआ, इन्होंने सिर्फ आर्थिक रूप से विकास करने की सोची, आर्थिक विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके कारण इनका जो संविधान था वो जल्दबाजी में तैयार किया गया। रूस सहित ज़्यादातर देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। जो रूस था और उसके साथ जो भी देश थे, ज़्यादातर देश, उनमें जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनको कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया। उसके साथ ही तकरीबन हर संभव शक्ति प्रदान कर दी गई और तकरीबन जितनी भी शक्तियाँ हो सकती थी वो राष्ट्रपति को दे दी गई। परिणाम स्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर संस्था रह गई और जिसके कारण क्या हुआ, जो वहाँ की संसद थी वो कमज़ोर संस्था रह गई, क्योंकि जो सारी शक्तियाँ थी वो राष्ट्रपति को दे दी गई जितनी भी हो सकती थी, और संसद जो था वो कमज़ोर रह गया उसके मुकाबले। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थीं तथा इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। जो मध्य एशिया के राष्ट्रपति थे वहाँ के राष्ट्रपतियों को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी, जिसके कारण वह सत्तावादी हो गए। उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया। यानी कि जो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्होंने पहले तो अपने आप को 10 वर्षों के लिए कार्यकाल पर बहाल किया कि वो 10 वर्षों तक कार्य करेंगे, लेकिन उसके बाद समय सीमा को आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने तो 10 वर्षों के कार्यकाल तक अपने आप को बहाल किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी समय सीमा को आने वाले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया। राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी और जो यहाँ के राष्ट्रपति थे उन राष्ट्रपतियों ने लोगों को ये अनुमति नहीं दी कि वह असहमति या विरोध प्रकट कर सकें। ज़्यादातर देशों में न्यायिक संस्कृति एवं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है और जो ज़्यादातर देश हैं जो सोवियत संघ से अलग हुए थे वहाँ पर अभी भी जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता को स्थापित करना अभी भी बाकी है। रूस
सहित ज़्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था ने 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 वर्षों के बाद खड़ा होना आरंभ किया। रूस और उसके साथ जो ज़्यादातर जो देश थे जो सोवियत संघ से अलग हुए थे, उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सन 2000 में यानी कि जब वो आज़ाद हुए थे उसके 10 वर्षों के बाद खड़ा करना आरंभ किया। यानी कि वो आज़ाद हुए थे 1991 में, तो उन्हें 10 वर्ष लग गए अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा धातु और प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। और जो इन देशों की अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवन हुआ यानी कि पुनरुत्थान हुआ, उसका जो कारण था कि इनके पास खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा धातु मौजूद थे और इसके साथ साथ ये अपनी प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करते थे, यानी कि दूसरे देशों को बेचा करते थे। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं अजरबैजान तेल तथा गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। अगर हम बात करें तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान, इनके पास तेल और गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके उत्पादक हैं और जिसके कारण ये अपने संसाधनों को बेचते हैं और इससे इनको मुनाफा हुआ, जिसके कारण इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। बाकी देशों को अपने इलाके से तेल की पाइपलाइन गुजारने की वजह से फ़ायदा हुआ, इसके बदले में उन्हें किराया मिलता है और जो बाकी के देश थे उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा था क्योंकि उनकी देश से पाइपलाइन होकर गुजर के जा रही थी। मान लीजिए रूस और यहाँ पर कोई देश हैगा और यहाँ पर वो देश है जिसको रूस से तेल या गैस का आयात करना है, तो ऐसे में जो रूस पाइपलाइन बिछाएगा वो इस देश से होते हुए जाएगा, तो इस देश को ये मुनाफा हुआ कि इस पाइपलाइन का वो किराया लेगा। तो इस हिसाब से इस तरीके से दूसरे देशों को मुनाफा होता था उनके यहाँ जो पाइपलाइन गुजर कर जाती थी। स्टूडेंट्स, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि ये नॉलेज उन्हें भी प्राप्त हो सके। अभी के लिए बस इतना ही।